हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 की क्लासेस। आज पहला मॉक टेस्ट है या पहली ही क्लास है। आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो रही है। इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली कंप्लीट क्लासेस आपको मिलती रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाखों नहीं बल्कि मिलियंस लोग जो है चैनल से जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी सीटेट पास कर चुके हैं लाखों लोग। तो अब हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहली क्लास है आपकी सीटेट सितंबर की। तो आज से ही शुरुआत हो रही है, बल्कि आज मॉक टेस्ट है। जो क्लासेस की सीरीज चलेगी वो आपकी कल से चलेगी। आज सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट भी हमारे जो है अलग अलग आते रहेंगे बीच बीच में। वीकली मॉक टेस्ट भी कराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की भी कराते हैं। फुल्ली कॉम्बो तरीके से आपको कॉम्बिनेशन वाली तैयारी मिलती है, सारी A to Z सारे सब्जेक्ट की। तो साथ में जुड़े रहें और वीडियो तो देखते रहें, क्लासेस देखते रहें। बेहतरीन ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दो जी। सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मॉक टेस्ट होगा आपका CDP का। सब्जेक्ट रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। शुरू करते हैं फटाफट से। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, जो लोग भी हमारे साथ इस समय पर जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दो। रेडी? हाँ, आज पहली क्लास है। आज से ही ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, चलिए जी, बाकी बातें बीच बीच में चलती रहेंगी। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका पहला प्रश्न है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें अपना लंच आज मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था। तो ये जो बात उसने कही है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन कौन सी अवस्था में है। प्रारूप का मतलब अवस्था कह सकते हो या चरण कह सकते हैं आप। कौन से चरण में है और कौन सी अवस्था में है। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग का सिद्धांत हमने पढ़ा है, पिछले साल भी पढ़ा था, बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी दोबारा भी हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो 6 चरण होते हैं आपके, जैसा कि मैं आपको इंट्रो में छोटा सा बता देता हूँ। 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, है ना। 3 अवस्थाएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। हर एक अवस्था में दो दो चरण होते हैं कॉलबर्ग के सिद्धांत में। नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी, है ना। तो इसके हिसाब से आपको बताना है, ये जो सेंटेंस इस बच्चे ने कहा था, ये जो थॉट है इसका, ये नूर का थॉट है ये वाला, तो ये कौन से चरण में इस समय होगा कि इस प्रकार की नैतिक कार्य कर रहा है। तो चलिए जल्दी से एक बार कमेंट में सब लोग पहले अपना आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो इनमें से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है वो अपनी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे जी। आई हैव पास द फरवरी एग्जाम आफ्टर स्टडिंग विद यू फर्स्ट एंड सेकंड। हर्ष गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बढ़िया। आपकी तरह ही लाखों स्टूडेंट्स ने इस बार सीटेट पास किया है अभी 2026 वाला। अब नई तैयारी शुरू हो रही है, नए स्टूडेंट हैं। हम्म। चलिए देखिए, इसने बोला है आपसे, इसने बोला है आपसे कि यहाँ पर तुम्हें अपना लंच आज मेरे साथ साझा करना था, क्यों करना है, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो यहाँ लेन देन वाला गुण आ रहा है। कौन सा? लेन देन वाला गुण। और ये जो लेन देन वाला गुण होता है, इसमें 3 4 चीज़ें और भी हैं। एक लाभ वाला इसमें आता है कि बच्चे को अगर कोई लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे हम घर में अगर बात करें, तो अगर हम बच्चे से कहते हैं कि दुकान से जाके चीनी ला दो हमें, मम्मी मान लो बच्चे से कहती है कि जाओ दुकान से ½ किलो चीनी ला दो, तो बच्चा क्या बोलेगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जब मम्मी बोलती है कि इसमें से जो पैसे मिलेंगे बचेंगे, है ना, 50 रुपए दिए, 40 की चीनी आएगी, 10 रुपए की तुम अपनी चॉकलेट खा लेना, तो बच्चा तुरंत भागा भागा जाएगा, तुरंत लेके आएगा, है ना। उसको उस काम के बदले क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये गुण भी इसी अवस्था में आता है। और ये चरण कौन सा है? ये सेकंड चरण होता है, कॉलबर्ग के सिद्धांत का सेकंड चरण, जिसको हम आदान प्रदान यहाँ पर कह रहे हैं। हालांकि लेन देन हम उसमें कहते हैं, जब पढ़ा बात एक ही है, सेम टू सेम। और ये अवस्था कौन सी होती है? अवस्था भी दूसरी है ये, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, अवस्था पहली है, चरण दूसरा है। चरण सेकंड है, अवस्था पहली है, जिसको हम पूर्व परंपरागत के नाम से जानते हैं। अब जो 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, 3 अवस्था होती हैं, 6 चरण होते हैं। तो 3 अवस्था कौन कौन सी है? एक पूर्व परंपरागत होती है,
एक परंपरागत होती है और एक परापरंपरागत होती है ना। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कुल मिला के पहली अवस्था का दूसरा गुण है, दूसरा चरण है जो ये बच्चा इस समय पे गुण दिखा रहा है। तो आंसर राइट हो जाता है डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिताएं? चलिए कमेंट में बताएंगे आप लोग अपना अपना आंसर लिखिए। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरा, जिसने अभी तक नहीं किया है, जो लोग साथ में जुड़ चुके हैं तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और कर दो। और टाइम अब हमारा यही रहा करेगा, शाम 7 बजे। तो डेली अब लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो गई हैं, अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, सब चीज़ें ठीक है। तो साथ में जुड़े रहें। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली विशेषताओं के बारे में। अच्छा, दो चीज़ें हो गई इसमें देखो। इसने बोला प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाएं, यानी बच्चों उन लोगों के दिमाग में जो अवधारणा होती है उसको हम क्या कहेंगे? जेंडर विभेदीकरण भी नहीं कह सकते, भूमिका भी नहीं कह सकते, पहचान भी नहीं, रूढ़िवादिता कहेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये आएगी कि आप ये बात पहचानोगे कैसे कि इसमें रूढ़िवादिता वाला आंसर सही जाएगा, क्योंकि बाकी भी तो सेम और सेम सेम ही लग रहे हैं। भाई जेंडर विभेदीकरण में और रूढ़िवादिता में क्या अंतर है? कुछ पता चला? नहीं पता चला। अब इसको कैसे छांटेंगे ये ट्रिक आपको सिखाता हूँ कि अगर चारों ही ऑप्शन एक जैसे हैं तो इनमें से कैसे आप उसको सही आंसर को लगाओगे ये पहचानते हैं। नंबर 1, जो विशेषताएं होती हैं, यानी कि समाज ने जो विशेषताएं बना दी है लड़के और लड़कियों के लिए कि लड़के जो हैं वो ये काम करेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे रहेंगे। लड़कियां जो है वो ऐसे वाले काम करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, उनको ऐसे रहना है। तो ये जो समाज ने बना दी है चीज, ये होती है भूमिका। क्या होती है ये होती है भूमिका। यानी आपका रोल इस दुनिया में, आपका रोल क्या है आपके परिवार में एज अ लड़की। अगर आप लड़की पैदा हुई हैं तो आपका रोल क्या है, और लड़का पैदा हुआ है तो आपका रोल क्या है ना। तो दोनों का अलग अलग रोल है, इसको हम कहते हैं भूमिका। क्या कहेंगे इसको? भूमिका कहेंगे। लेकिन जब ये भूमिका लोगों के दिमाग में चढ़ जाए, समझ में आ रही है बात? चरण दर चरण चले, पहला चरण ये है ना। जब लोगों के दिमाग में घुस जाए ये बात, जैसे कुछ लोग तो नहीं मानते, इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता नहीं करते लोग ज़्यादा, वो कहते हैं अगर लड़की भी है कोई बात नहीं, इसको भी जॉब करने दो, लड़का कर रहा है उसको भी करने दो, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या कर देते हैं, अब लोगों के दिमाग में ये बात बस गई है कि लड़कों को ऐसा ही रहना है, या तुम हमारे कल्चर में हो तो तुम्हें यही काम करना है, तुम ये वाला काम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे गांव में अगर आप हैं तो जाहिर है कि लड़का भी है ना, तो उसको भी कहेंगे लड़की के साथ तू पढ़ने नहीं जा सकता, तो अकेले पढ़ने जाएगा, है ना। शहर में नॉर्मल बात है, अगर पड़ोस में भी लड़की है, वो सब साथ में रहते हैं, तो वो अगर साथ में जाते हैं तो स्कूल एक साथ जाएंगे, कोई भी उनको कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन गांव में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उनके दिमाग में वो चीज़ फिट है। तो जब वो चीज़, ये जो भूमिका है ये दिमाग पे चढ़ जाती है, लोगों की सोच बन जाती है, जब ये सोच बन जाएगी तो उसको कहेंगे रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब है कि आपकी सोच, आपका चिंतन इस प्रकार का हो चुका है, थोड़ा सा कुंठित टाइप का, रिजिड टाइप का। तो ये सोच बन गई जब दिमाग में, तो रूढ़िवादिता। अब जब ये सोच दिमाग तक है तब तक तो रूढ़िवादिता है। जब ये अप्लाई हो जाए, अभी तक मेरे दिमाग में है फॉर एग्जाम्पल कि मैं मानता हूँ कि लड़की है यार, ये ऐसा कैसे काम कर सकती है लड़की होके, तो मेरे दिमाग में है, मैंने उसको कहा कुछ भी नहीं है अभी, तो मेरे दिमाग में रूढ़िवादिता है। लेकिन अगर मैं उसको अप्लाई कर दूं, अब मैं उस लड़की को जाके बोलो "ओए, तू ये काम नहीं कर सकती", या मेरी बेटी है या इस तरह से मेरी बहन है, अगर मैं उनके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई कर दूंगा, या एक टीचर है, जब तक टीचर के दिमाग में बात है तब तक तो रूढ़िवादिता है। जब टीचर ने उस थॉट को बच्चों पे अप्लाई कर दिया कि अब वो लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट करता है, लड़कों को अलग तरीके से, जब वो अप्लाई हो जाए, एक्शन में आ जाए, तब वो बन जाता है विभेदीकरण या भेदभाव, है ना। ये एक्शन में आ चुका है, जब वो इन एक्शन हो जाए, यानी आपने उस चीज को अप्लाई कर दिया दूसरे के ऊपर, तब वो भेदभाव बन गया। आई थिंक समझ में आ गई। रही बात जेंडर पहचान की, तो पहचान से कुछ नहीं होता। जेंडर पहचान का मतलब सीधा है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, बात खत्म। बाकी इन तीन में ही कंफ्यूज आप रहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं, तो अब मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया है कि नहीं हुआ? बोलो एक बार कमेंट में यस लिख दो जल्दी से। हो गया? समझ में आ गया? थोड़ा सा डीप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है, अगर शुरू में ही अच्छा सीख जाओगे तो आगे के प्रश्न आसानी से सॉल्व करते चले जाओगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। दूसरा है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। और डी ऑप्शन है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है ना। आगे इसमें लिखा नहीं है, बट इंग्लिश में लिखा है इंक्रीज करता है, यानी विभेदीकरण को बढ़ाता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, लिखेंगे हम। जी। रोजी बोल रही हैं कहाँ थे अब तक? आई लाइक योर टीचिंग वेरी मच। भाई अब होता है कभी कभी बिजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अब थे बिजी कुछ कामों में, अब रेगुलर रहेंगे, अब सारी क्लासेस रेगुलर आएंगी, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ यूपीटेट की भी, अब यूपीटेट की मैराथन लगाएंगे। यूपीटेट की क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से करके, तो अब उतना समय नहीं बचा है कि हम छोटी छोटी क्लासेस करें। उसमें अब मैराथन लगाऊंगा, और मैराथन भी कई सारी लगेंगी, उसमें एक दो में काम नहीं चलेगा। जब 5-6 मैराथन लगाऊंगा तब वो कंप्लीट आपका होगा। ठीक। चलो लाइक करते रहो ज़रा, अभी कुछ लोगों ने किया नहीं है। अब देखो इसने बोला हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के काम कर रहा है और माता साहसी काम कर रही है। कुल मिला के ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आप बच्चों को कि लड़कियां भी बाहर के काम कर सकती हैं और लड़के भी घर का काम कर सकते हैं और करते भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम करेंगी और लड़के ही केवल बाहर का काम कर सकते हैं, बाहर का काम महिला नहीं कर सकती। तो इन इन चीज़ों को, इस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल हम देते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करेंगे यानी समाप्त करेंगे, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। इससे ना तो सशक्त होगा, ना प्रोत्साहित, ना बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि कम हो जाएगा भेदभाव। तो सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है ढांचा यानी पाड़, और फोर्थ है अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। सर आई वांट रेगुलर क्लासेस, उमर अकबर, बिल्कुल भाई, अब रेगुलर ही क्लासेस मिलेंगी आपको, चिंता ना करें। जी, और कुछ कहना है? बोलो जल्दी अपने अपने आंसर। और सीटेट का भी नया बैच हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही भाई। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो अब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, वो एडमिशन उसमें ले सकते हैं। 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से, 11 या 12 तारीख को आसपास नया बैच लॉन्च होगा, सीटेट का गारंटी बैच, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एक सेकंड, वाइगोत्स्की एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को, वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा काम हो रहा है, सहयोग के द्वारा विस्तारित नहीं हो रहा, तो इसमें सहयोग पूछा है ना। हाँ ठीक है, पाड़ ही है आएगा, क्योंकि इसमें सहयोग की ही बात हो रही है कि सहयोग के द्वारा आप काम को सिखा रहे हैं बच्चे को कोई भी चीज़, तो इस सहयोग को क्या कहेंगे, यही बात पूछी गई है। अगर वो ये पूछता कि आप सहयोग द्वारा किस लेवल पे पहुंचा रहे हैं या उसको नेक्स्ट चरण पे, तो उस नेक्स्ट चरण को क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट चरण को कहते हैं सविपस्त विकास का क्षेत्र। लेकिन यहाँ बात अगले चरण की हो ही नहीं रही है, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ सहयोग की हो रही है। तो मदद करने को यानी बच्चे की हेल्प करने को हम पाड़ कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं वाइगोत्स्की की लैंग्वेज में। किसके हिसाब से? वाइगोत्स्की के हिसाब से इसको इसका फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पहला चरण है आपका संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन प्याजे की अवस्थाएं हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखो कमेंट में।
जी, फटाफट से लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कौन सी अवस्था में आएगा। परिकल्पना करने का मतलब सीधा सीधा है कि आप चिंतन कर रहे हैं, वो भी अमूर्त चिंतन। परिकल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, यानी अमूर्त चिंतन, है ना। तो जब बात परिकल्पना की आएगी तो अमूर्त चिंतन होगा और चौथी अवस्था में बच्चा पहुंच जाएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में ही हो सकता है। दूसरी बात, जो निगमनात्मक तर्क होता है, इसके दो मतलब होते हैं। देखो, निगमनात्मक तर्क में हमेशा रूल्स का इस्तेमाल होता है, फॉर्मूलाज का। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से और भी लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स के नियम होते हैं। तो बच्चा उन नियमों को याद करता है और फिर उसको अप्लाई करता है। तो ये नियमों वाला जो इस्तेमाल होगा, यानी निगमनात्मक चिंतन जो होगा, ये भी अमूर्त ही होता है। इसको भी बिना चिंतन किए आप याद नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स तो पूरा ही अमूर्त ही है ना। या आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 2 की गुणा 4 से कर रहे हैं, तो वो दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, वो भी अमूर्त है ना। तो इसलिए ये फोर्थ स्टेज में आती है, जब बच्चा चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। निगमन वाली बात, तो यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आंसर आपका राइट होगा। ये जीन प्याजे के चरण में, जीन प्याजे के सिद्धांत में चौथी अवस्था है। और अगर एज ग्रुप की बात करें तो 7 साल से, सॉरी, 11 साल से ऊपर, 11 से 18 भी कहीं कहीं लिखा होता है, 11 से 15 भी कहीं कहीं लिखा होता है। किसी किताब में 18, किसी में 11। तो हम ये कहेंगे 11 से ऊपर वयस्क अवस्था तक ये वाली स्टेज चलती है आपकी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज यहाँ पर राइट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका लॉरेंस कॉलबर्ग, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडुरा। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। लिखिए अपना आंसर। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हाँ, बहुत अच्छे। इसने बोला किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं। अब बात सामाजिक प्रक्रियाओं की हो रही है तो आप सबके दिमाग में नाम आ ही चुका होगा, है ना। क्योंकि समाज की बात एक ही आदमी करता है पूरे सीटेट में, और वो है वाइगोत्स्की। क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो, जिस जिसको याद है ना। जाहिर है इनका सीधा हम ये भी याद रख सकते हैं कि टैगवर्ड है समाज। और ये इनका जो बेस है, इनके सिद्धांत की जो टैग लाइन है वो ये है कि बच्चे के जितने भी विकास होते हैं और जितनी भी लर्निंग होती है, दोनों विकास भी और सीखना भी, है ना, विकास और अधिगम। तो बच्चे का सारा विकास और सारा का सारा अधिगम बिना समाज के नहीं हो सकता। यानी सारी के सारे विकास, सामाजिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, संज्ञानात्मक विकास भी, भाषा विकास भी, सब कुछ जहां से भी होगा समाज से ही होगा। समाज के बिना बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ये बात कहते हैं वाइगोत्स। लिख दिया आपने इनका नाम, जल्दी बोलो। हाँ, और अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक, यानी कक्षा 6 से 8 के जो अध्यापक हैं, उनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और डी ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। लिखो अपना अपना आंसर। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। हिंदी में भी लिखा करो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों याद होनी चाहिए आपको। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी। अगर हम ये सी टेट नहीं दे पाए तो अगला सी टेट कब आएगा, आरोही जी बोल बोल रही हैं। अभी तो यही वाला सी टेट दो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, मतलब वजह क्या है।
और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो अगला कब आएगा? अगला जनवरी या फरवरी में आएगा, इससे पहले तो नहीं आएगा। फॉर्म भर दिया आप सब लोगों ने? लास्ट डेट 10 तारीख है, याद रख लेना, कभी मिस कर दो, है ना, ज़्यादा दिन नहीं है। 8 तारीख तो आज ही है, कल और परसों का 2 ही दिन बचे हैं। सीटेट का फॉर्म जिसने नहीं भरा भर लेना। प्याजे के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ निकालते हुए तार्किक बहस को बंद करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्योंकि तार्किकता से दिमाग बढ़ता है और जीन प्याजे तो तर्क बुद्धि को प्रमोट करते हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। हाँ, ये ठीक है। बच्चों के सामने ऐसे सवाल प्रस्तुत करो, ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिसमें बच्चे को दिमाग लगाना पड़े, बच्चे को कुछ काम करना पड़े, लॉजिक लगाए, सोचे कुछ, है ना, तो उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त तरीका या मूर्त सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, ये बात गलत है, क्योंकि केवल मूर्त नहीं करेंगे, मूर्त भी करेंगे। मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जो सामने रखी जा सके, जो वास्तविक चीजें होती हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड है, कॉपी है, किताब है, सब चीजें। अमूर्त वो होता है जो केवल बातों से समझाया जा रहा है, सामने कुछ भी नहीं है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं केवल। तो हमें दोनों चीजें सिखानी है बच्चे को, मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी सिखाना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी सिखानी है, इसलिए केवल मूर्त पे नहीं रुकेंगे। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे आप, ये भी गलत है, क्योंकि केवल पाठ्यक्रम पर नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम क्लास में करवाते हैं जिससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीख सके। पाठ्यक्रम तो केवल एक रास्ता होता है आपको बताने के लिए कि ये सिलेबस है और ऐसे ऐसे ये टॉपिक हमें पढ़ाने हैं, लेकिन पढ़ाने कैसे हैं वो टीचर का अपना तरीका है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के बीच में चर्चाएं होती है, कभी आप गार्डन में ले जाके काम करवा रहे हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो दूसरा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सही होता है आपका। क्लियर है? यस लिखते रहा करो, अगर समझ में आ जाए तो एक बार यस लिख दिया करो, है ना। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है ध्वनि, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन है दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्यपूर्वक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। डी ऑप्शन है आपका पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। चलिए कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया, सबका यस आया है, तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है ठीक ठाक। सर जी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है हमारी, तो डर लगता है, इसलिए अभी तक फॉर्म नहीं भरा। अरे आरोही जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं और अभी आपके पास 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। अभी जून स्टार्ट हुआ है, आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर की 6 तारीख को आपका पेपर है। आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने बहुत अच्छे सफिशेंट होते हैं तैयारी करने के लिए। और अभी आपने नहीं, किसी ने भी तैयारी नहीं की है, अभी तो शुरुआत हो रही है सेशन की। तो अभी से आप ये कहेंगे कि मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तैयारी नहीं हुई, तो अभी तो किसी की भी नहीं हुई। अब करेंगे ना तैयारी, तो आप फॉर्म भर दो आज या कल में ही, ठीक है, और इसी वाले एग्जाम को हम निकालेंगे, टेंशन मत लो। ऐसे तो सभी डर के भाग जाएंगे तो फिर है ये कैसे काम चलेगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यू हैव फिल्ड इट सर जी? नहीं, मैंने तो नहीं भरा है। भरूं मैं भी सीटेट? आप कहोगे तो भर दूंगा। चलिए, इसने बोला हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति में कौन सी क्षमताएं होंगी? देखो, ध्वनि ताल वाले में आदमी में तो होगी संगीतमय बुद्धि, है ना, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दृश्य स्थानिक वाले में स्थानिक बुद्धि हो जाएगी, है ना। और संगीत में ये फिर से संगीत वाली आ गई। तो पैटर्न को खोजने की क्षमता और तर्क की लंबी श्रृंखला को, जैसे रीजनिंग के सवाल आते हैं ना, तो उस तरह के सवाल सॉल्व करने की क्षमता ये रहेगी जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि रहेगी, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। तो आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जोड़ना या विभेदीकरण? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में लिखो आंसर। आपकी कमेंट ना आज इसमें ट्रांसलेट होके आ रही हैं। सर जी वाई आर दियर नो डेली क्लासेस? भाई थोड़े से बिजी चल रहे थे, अब डेली क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है।
फर्स्ट टाइम लाइव क्लास हूँ सर, रोज़ी खान। अच्छा, पहली क्लास है आपकी, बहुत बढ़िया, वेलकम। अच्छा, 500 लाइक्स होने में हमारे एक दो ही लाइक बच रहे हैं, तो जल्दी से बताओ कौन कर रहा है। 500 लाइक कौन करेगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करो जल्दी से। इसने बोला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आदतों का निर्माण हो रहा है, मूल्यों का, अभिप्रेरणा का, और बच्चा समाज का जिम्मेदार नागरिक बन रहा है, यानी समाज में रहना सीखना। इसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सामाजिकरण कहते हैं, है ना। सामाजिकरण के जो कारक हैं वो कितने प्रकार के हैं ये बताओ। सामाजिकरण के जो कारक हैं वो कितने प्रकार के हैं ये बताओ, किस किस को याद है? जल्दी कमेंट करके बता दो। समावेशन का मतलब होता है नए ज्ञान की प्राप्ति, जीन प्याजे के अंदर आता है। मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब होता है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, या जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको समाज के बराबरी में लाना, उनको सुविधाएं देके, उसको मुख्य धारा से जोड़ना कहते हैं। विभेदीकरण का मतलब भेदभाव। तो आंसर जो होगा पहला ऑप्शन है आपका, सही हो जाए। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और फोर्थ है आपका, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है भाई? लिखो जल्दी से। सर प्लीज थ्रो समथिंग न्यू टुडे। थ्रो? थ्रो का मतलब क्या है? क्या नया फेंकूं आज? तीज कहना चाह रहे थे आप? सर जी आपकी शादी थी क्या जागृति तिवारी? नहीं जी, शादी तो नहीं थी। शादी होती तो इतनी जल्दी थोड़ी आता मैं वापस। है ना, ये तो आपको पता है। तो शादी तो नहीं थी अभी। अभी तो अकेले ही घूम रहे हैं। देखिए, इसने बोला मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता केवल आनुवंशिकता से नहीं होती, साथ में पर्यावरण की भी जरूरत है। मतलब पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों कारणों से होगी। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। प्रभावपूर्ण रूप से यानी केवल परिवेश जो है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बना देगा, नहीं बनाएगा। केवल परिवेश से ही नहीं काम चलेगा, दोनों बोलेंगे हम, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों आने चाहिए। यहाँ भी मानव विकास ना तो आनुवंशिकता से हो रहा है ना ही पर्यावरण से, तो ये भी गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में काम करते हैं, तब जाके मानव विकास होता है। तो ये आंसर आपका राइट जाएगा, है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। चलिए भाई, यहाँ तक की चीज समझ में आ रही है? प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। मेरी भी आज पहली क्लास है, छुन्नू यादव। अच्छा, यानी आज न्यू स्टूडेंट हमारे पास आए आए हैं आज काफ़ी सारे, है ना। कौन कौन न्यू है आज बताओ क्लास में, कमेंट में लिख दो एक बार न्यू। सर प्लीज़ गेट मैरिड, अंशु कुमारी। बेटा अब ये ऑर्डर थोड़ी है कि गेट मैरिड के अभी खड़े खड़े यहीं फूल माला पहना दूँ किसी को, हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। जब आएगा समय तब देखा जाएगा। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड सर? रजनी कुमारी, ये तो अभी मुझे नहीं पता, इसके कोई फिक्स डेट है नहीं, है ना। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। और डी ऑप्शन है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। चलिए बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? लिखेंगे अपना अपना आंसर। अच्छा, न्यू भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ चुकी है। मुदस्सिर खान है, पद्मा है, जमीरुल हक। अच्छा, बढ़िया है भाई। चलो सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट है, ताकि सारी क्लासेस आपको मिलती रहें। आई सब्सक्राइब्ड योर चैनल टुडे। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत। चलो बहुत बढ़िया। जो भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। प्रगतिशील कक्षा की अगर हम बात करें तो ये नवीन कक्षा को हम कहते हैं, यानी आज के ज़माने में जो चल रही हैं कक्षाएं, जिसमें बाल केंद्रित होना ज़रूरी है, यानी बच्चा ही एक्टिव होकर काम को करेगा। तो इसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना होती है। पहले ही हो गया सही लो, मैंने यही बात अभी अभी आपसे बोली है। बच्चा खुद ही ज्ञान की रचना करता है, यानी आप बच्चे को
किताब से रटवाएंगे नहीं, या आप ऑर्डर नहीं देंगे कि जो मैंने बोला उसको याद कर लो, बल्कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं, और काम बच्चा खुद से करता है ना। तो उसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होके सीखेगा। निष्क्रिय बच्चा कभी भी नहीं रहेगा, जाहिर है, हमेशा ही बच्चे को सक्रिय रहना है, ये बात आपको याद रखनी है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाएगा, ये सिर्फ नकल हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा आपका। यानी दोहराना नहीं है ज्ञान को, नया ज्ञान बनाना है। शिक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं बच्चा केवल उसका अनुपालन करेगा, यानी उसकी नकल करता रहेगा, ये भी गलत तरीका है। बच्चा जो है अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें करेगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हमने बीएड डीएलएड में पढ़ा है ना, करके सीखना विधि जो होती है, वही हमें लागू करनी है पूरे सीटेट में, कि बच्चा खुद से एक्टिव होना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन, दूसरा है केवल संकलनात्मक आकलन, तीसरा है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, और फोर्थ है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। चलो भाई बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जा रहा है आपके हिसाब से। लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। हाँ जी, इसने बोला सतत और समग्र। देखो इसका मतलब आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, वैसे आप सब लोग बीएड में भी पढ़ चुके होंगे। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी आप जो मूल्यांकन करते हैं वो पूरे पूरे साल भर लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि महीने में एक ही बार कर रहे हैं, या साल में एक बार कर रहे हैं, या 6 महीने में। वो तो फाइनल परीक्षा होती है आपकी, है ना, कि बच्चे को पास फेल करने वाली बात आ गई अब। जब बात चेकिंग की होती है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कि हमने जो कल पढ़ाया था बच्चे को क्या आज उसको याद है, हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ाया है पूरे हफ्ते का रिवीजन करने के लिए एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके। वीकली टेस्ट आप लेते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, लगातार मूल्यांकन करते रहना, ऑब्जर्वेशन करते रहना बच्चे की, इसको कहते हैं सतत, है ना। तो इसमें तो केवल आपका संरचनात्मक ही आता है, किसमें, सतत में। लेकिन जब बात समग्र की आ जाए, तो समग्र का मतलब होता है टोटल ओवरऑल, यानी सब कुछ ही चेक करना है बच्चे का, और कंप्लीट पूरे साल भर का भी करना है, उसको समग्र उसको कहते हैं, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाएं। यानी बच्चे के सब्जेक्ट का मूल्यांकन भी आए कि गणित में कितने नंबर है, मैथ इंग्लिश में कितने हैं, उसके साथ साथ बच्चा सोशल एक्टिविटीज़ में कैसा है, बच्चे को खेलने में कैसा है, बच्चा बच्चा बातचीत करने में कैसा है ना, उसके नैतिक विकास कैसे हैं, इन सब का भी मूल्यांकन जब कर लोगे तब होगा समग्र, यानी होल, यानी कंप्लीट जिसको हम कहेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसमें जो साल के अंत में हो रहा है उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे समग्र में। टोटल कर रहे हैं ना अब, तो अब हम इसको भी कर लेंगे संकल वाले को। जो संरचनात्मक होता है वो तो साल भर चलने वाला होता है, संकलनात्मक वो होता है जो फाइनल परीक्षा होती है आपके, है ना, जो साल के अंत वाली परीक्षा होती है। तो हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, और वो भी विविध प्रकार से करेंगे, केवल एक तरीके से नहीं, विभिन्न प्रकार से करेंगे, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो डी ऑप्शन इसलिए सही होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र के निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामी रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? यानी एक बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी गई है, उसके आसपास के लोगों ने, समाज के लोगों ने, कि तू जिस जाति से आता है उस जाति के लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। अब टीचर कैसे ठीक करे उसको, बच्चे को कैसे मोटिवेट करे, बच्चे को इस सोच से बाहर कैसे निकाले, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करवानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। और डी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है? चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। सर फर्स्ट बार सीटेट निकल जाएगा ना? निकल नहीं जाएगा, टॉपर भी बन सकते हो। अभी जो हमारा सीटेट गारंटी बैच 3.0 निकला है पिछला,
अभी ये जो फरवरी 2026 वाला था, उसमें लोगों ने टॉप किया है पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 135, 132, 130 नंबर तक गए हैं। तो पहले अटेम्प्ट में भी जा सकते हो, बशर्ते आपको लगातार पढ़ाई करनी होती। अगर आप लगातार नहीं करेंगे, छोड़ छोड़ के करेंगे, तो नहीं हो पाता। अगर आप रेगुलरली सारी क्लासेस कवर कर लेते हैं, पूरे गारंटी बैच की सब कुछ, तो टॉपर बन जाएंगे और इनाम बहुत तगड़े मिलते हैं। ये तो आप सबको पता है कि एस टीचर अकेडमी इनाम बांटने में पूरे भारत में नंबर 1 है। तो इनाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको इनाम भी उतने ही बड़े मिलते हैं ना। जैसे कि इस बार आपको पता है हमने टॉपर को बुलेट दी थी, और उसके नीचे वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको आईफोन्स दिए थे। इस बार और बड़े इनाम आपको मिलेंगे अगर आप सीटेट में टॉपर बनते हैं तो, है ना। तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से। अब जाहिर है इसमें से क्वेश्चंस तो समझ में आ गया था कि बच्चे से क्या कह रहे हैं, कि बच्चे के समाज ने, लोगों ने दिमाग में बच्चे के ये डाल दिया कि तुम्हारे वर्ग के या तुम्हारी जाति के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। अब एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर हैं आप, आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम को इग्नोर थोड़ी करना है। विभिन्न सामाजिक लोगों के बीच में, वर्गों के बीच में कंपटीशन कराना ये भी गलत है, क्योंकि प्रतियोगिता जो है ना, या कंपटीशन, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये बच्चों में आपस में लड़ाई पैदा करवा देगा। तो ये तो कभी भी नहीं करना। विद्यार्थी से कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दो, काम धंधे पे लग जाओ, ये भी गलत तरीका है। टीचर का काम पढ़ाना है। तो टीचर का काम यह है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल जो होते हैं, रोल मॉडल मतलब उस वर्ग के किसी एक आदमी ने तो कुछ अच्छा किया होगा, है ना। उस वर्ग के या उस जाति के या उस समाज के किसी एक आदमी ने कुछ बड़ा काम किया होगा, या अगर उस जाति के लोग ने नहीं किया तो उसके जैसे गरीब आदमी ने, दूसरे आदमी ने कुछ बड़ा काम किया होगा। तो आप बच्चों को वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, है ना। मेरा एग्जाम्पल दे सकते हो कि शादाब सर जो है वो कितने गरीब परिवार से आते थे, कितने स्ट्रगल किए हैं, बहुत कुछ झेला है, उसके बाद भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कहानी जब बच्चा सुनेगा तो उसको लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में ऐसी बहुत कहानियाँ सुनी थी, इसीलिए इतनी हिम्मत आई कि ये सब कुछ कर सकते हैं। कुछ मूवीज़ इस तरह की हमने देखी हैं बचपन में, जिसमें बहुत गरीब लड़का होता है या हीरो होता है, वो बहुत, पास कोई काम नहीं होता, पैसे नहीं होते, फिर वो मेहनत कर करके अमीर बनता है। तो इस इन चीज़ों को देख करके बच्चा मोटिवेट होता है, उसको पता चलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप करेंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माई ड्रीम इज़ बुलेट सर, क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। अच्छा, रजनी कुमारी जी को इस बार बुलेट चाहिए, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं तो सबसे कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक, जो जो कर लेगा। इस बार बुलेट नहीं, बल्कि इस बार कार अनाउंस की हुई है मैंने। जो टॉपर बनेगा उसको कार मिलेगी, 4 पहियों वाली कार, है ना। उसके नीचे वाले लोगों को और भी चीज़ें मिलेंगी। इस बार तो आपने सेमिनार, आप सबने देखा होगा, अगर नए बच्चों ने नहीं देखा तो देखो आप चैनल पे सेमिनार, हमारा सेमिनार की वीडियो, आपको पता चलेगा। इसने बोला एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। दूसरा है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अपाहिज बच्चा, बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। और फोर्थ है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आप लोग। जी, कार तो मैं ही लेकर आऊंगी सर जी। अच्छा डियर रोजी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन ले जाता है। सर एक बार मेरा नाम मुंह से बोल दीजिए, तो मुंह से ही बोला जाता है, कहीं और? चंद्रकला, ठीक है बोल दिया है ना। इंशाल्लाह कार मेरे नाम। कौन है? अफसाना। गुरुजी आपका शर्ट बहुत अच्छा है, बर्थडे गिफ्ट है। मैंने नहीं खरीदी है, ये मुझे गिफ्ट मिला है, बर्थडे था ना मेरा भी, तो तब। कमेंट नहीं देखते हैं भाई? कमेंट ही देख रहा हूँ मैं। हेलो सर, मैं आपकी क्लास करके पास हो गई हूँ, 94 नंबर आए हैं, 94। बट मैं सेमिनार में नहीं आई, सॉरी। सीमा राठौर, चलो कोई बात नहीं, पास आप हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सीटेट पास होंगे इस बार तो पक्का शादी कर लेंगे। वो आपकी इच्छा है भाई, बिना सीटेट के भी कर लो, है ना। क्या ये सब क्वेश्चन इजी है क्या? नहीं नहीं नहीं, इजी नहीं है, ये प्रीवियस पेपर है, लिखा है देखो 2019 में आया था। तो मैं आपको कोई इजी या हार्ड नहीं कराऊंगा, मैं वही कराऊंगा जो आता है
है ना। चाहे वो आपको हार्ड लगे या इजी लगे, मैं वही कराऊंगा जो आता है, अपनी तरफ से नहीं कराऊंगा कि अलग से कुछ भी करा दिया। पेपर के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। सर डिजिटल बोर्ड भी रखो। अच्छा, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है, वेरी नाइस। अगर ऐसा हुआ तो एक दो इनाम या कुछ, एक कैटेगरी डिजिटल बोर्ड की रख देंगे इस बार, है ना, कि जो टॉपर बनेंगे उनको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे। हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है, इसको मैं नोट करूँगा ज़रूर। बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है ये। इस बार तो हमने जो है नॉर्मल वाइट बोर्ड बांटे हैं वो, लेकिन जो केवल पास हुए थे उनको। आई ऑल्सो वांट दैट कार सर, मेघा गुप्ता। क्या बात है, सभी को कार ही चाहिए तो बाकी चीज़ें कौन लेगा। हाँ जी। चलो ठीक है, अब बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे, है ना। अभी आगे पढ़ते हैं। देखो, इसने बोला एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की योग्यता है। सही बात है। देखो, समावेशी कक्षा का मतलब है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, विकलांग बच्चे भी, नॉर्मल बच्चे भी, इंटेलिजेंट बच्चे भी, बुद्धू बच्चे भी, सब एक साथ पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हर बच्चे की बढ़ोतरी करनी है, ऐसा नहीं कि केवल इंटेलिजेंट बच्चों पे ध्यान दे रहे। तो यहाँ पे यही बात कही है, प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सब बराबर सीखेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सब बराबर बन जाएंगे, लेकिन जितनी उनकी योग्यता है उसके हिसाब से सीखेंगे, है ना। जैसे घर परिवार में मान लीजिए चार भाई बहन हैं, एक 20 साल का, एक 15 साल का, एक 8 साल का है और एक 2 साल का है। तो 2 साल वाला बच्चा जो है, वो जो वजन उठाएगा वो अपनी हैसियत से उठाएगा, 20 साल का लड़का अपने हिसाब से उठाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को बिठाई देंगे कि तू तो काम ही मत कर, करेंगे सबसे, करवाएंगे सबसे, है ना, लेकिन उनकी क्षमता के हिसाब से। अब चलो आगे बढ़ेंगे। अशक्त अधिगमकर्ता पर दया दिखाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये दया वया छोड़ दो, है ना, बच्चों को मौका दो, काम करवाओ। ऐसा नहीं कि सहानुभूति दिखा के बच्चे से कहेंगे तू तो विकलांग है, तू रहने दे, तू बैठ जा, तू मत कर कुछ भी, फिर तो वो जिंदगी में कभी सीखेगा ही नहीं ना। वो नहीं करना आपको। वर्गीकरण करना यानी भेदभाव करना, ये देखो रूढ़िवादिता हो जाएगी, भेदभाव हो जाएगा, ये गलत है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पे ध्यान देंगे, ये भी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें केवल किसी एक प्रकार के बच्चों पे नहीं, सभी पे ध्यान देना है। तो आंसर जो जाएगा पहला ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन, पढ़ने में प्रति चिंता है। दूसरा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। तीसरा है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। फोर्थ है आपका पढ़े पहले से पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसको कठिनाई होती है। तो ये सूचक है किस बात के कि बच्चे में कौन से लक्षण है। क्या बच्चा स्वलीन विद्यार्थी है, क्या बच्चा एक सृजनात्मक विद्यार्थी है, क्या अधिगम अशक्तता वाला बच्चा है, या फिर मानसिक क्षति वाला बच्चा है। किस प्रकार का बच्चा है जिसमें ये गुण दिखाई देंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखिए आंसर। हाँ जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी नाइस सोनी कुमारी, थैंक यू जी। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस रिपीट होता है क्या, हाँ होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और कई बार लैंग्वेज चेंज होके आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस उसमें से शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है। उसकी चिंता आप मत करो, वो मैं सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। मेरे पास आने के बाद बच्चा फेल नहीं होता, ये रिकॉर्ड है पिछले कई सालों से पूरे हिंदुस्तान में। हम संख्या की तो बात नहीं करते, लेकिन जितने लोग मेरे पास आ जाएंगे वो फेल नहीं होते। 100% रिजल्ट है, गारंटी, बिल्कुल 100% बच्चा पास ही हो। एक ही शर्त है, क्लासेस पूरी देखनी है। अगर आप क्लासेस अधूरी देखोगे छोड़ छाड़ के, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। बस अगर आपने क्लासेस पूरी देख ली तो फिर फेल क्या, मतलब टॉपर ही बनोगे आप फिर। 72 आया था मेरा, इस बार पास हो जाऊंगी ना। देखो मैं तो कह रहा हूँ 100%, अगर आपका जीरो भी आया था तब भी पास हो जाओगे आप, क्योंकि अब नई तैयारी करवा रहे हैं ना। तो अब नया शुरू से आप पढ़ेंगे। अब पिछली बार आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, जितने बच्चे हमारे गारंटी बैच में थे वो सब पास हुए हैं। तो पास तभी हुए हैं जब उनको कंटेंट अच्छा मिला है। तो अगर आप भी कंटेंट अच्छा पढ़ोगे और रेगुलर पढ़ोगे तो पास होना जाहिर है। आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, बीएड डीएलएड तो सब करके आए हैं। तो अगर आपने बीएड डीएलएड पास किया है तो एक बेस तो है ही है आपका टीचर वाला। अब आगे की कहानी मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आगे मैं संभाल लूंगा आपका। आगे की चिंता आपको नहीं करनी। सीटेट का बैच कितने का है वो मैं अभी 2-3 दिन बाद अनाउंस करूंगा, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब लोग
क्लास देखते रहना, वीडियो में ही बताऊंगा आपको मैं यूट्यूब पे ही। 2-3 दिन बाद 11 या 12 जून को नया बैच लॉन्च हो रहा है सीटेट का, तो शुरू शुरू में आपको ऑफर मिल जाएगा उसमें, है ना, गारंटी बैच नया लॉन्च होगा। चलिए, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव हैं, आप चाहें तो नाम भी लिखवा सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं हमारे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप कॉल कर सकें जब भी आप बैच लेंगे तो आप कॉल करके। सारे नंबर हमारी एकेडमी के हैं, ठीक है। बाकी पॉज करके वीडियो को ले लेना स्क्रीनशॉट। यहाँ हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की कि बच्चे के अंदर ये वाले लक्षण नजर आ रहे हैं। अब देखो क्या लक्षण है। पढ़ने के प्रति चिंता तो किसी में भी हो सकती है ना, ये तो कॉमन बात हो गई। दूसरे वाले से देखते हैं। शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, यानी दिक्कत है पढ़ने में। अगर बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहा है तो जाहिर है उसके अंदर क्या है, डिसलेक्सिया, यानी बच्चे के अंदर अधिगम अक्षमता है, बच्चा पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा है। निम्न स्तर की शब्दावली होगी उसकी, जाहिर है जब उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो शब्द उसके कम हो जाएंगे। और पहले पढ़े हुए या पाठ को समझने में और याद करने में कठिनाई हो रही है, तो बच्चा ऑटिज्म तो नहीं है। क्रिएटिव भी नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव बच्चा वो होता है जो नई नई चीज़ें करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और नए आइडियाज़ लाता है दिमाग में। तो ये बच्चा अधिगम अशक्तता वाला ही है, यानी बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है, पठन में दिक्कत है बच्चे को। और मानसिक क्षति की अगर हम बात करें तो मानसिक क्षति वो होती है जब दिमाग में चोट लग जाती है, मेंटल एरर आ जाता है, यानी मेंटल इलनेस, दिमाग जिसको आम भाषा में पागल बोलते हैं कि ये आदमी पागल हो गया, तो वो होती है मानसिक क्षति। दिमाग में कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो या बचपन में बच्चा गिर गया हो और उसके दिमाग के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा आपका। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं को आवश्यक अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। पहला ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। दूसरा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। फोर्थ है आपका प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, जल्दी कमेंट में लिख दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हम्म, चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। I have got 25 out of 13 CDP by just watching your 13 वीडियो इन लास्ट गारंटी बैच। केवल 13 वीडियो इन्होंने गारंटी बैच में CDP की देखी थी और 30 में से 25 नंबर आ गए, वाह बढ़िया है। वैसे तो जब आपने 13 वीडियो देख ली तो मेरी टोटली वीडियो 30-35 ही होती है CDP की, मतलब 50% तो आपने देख ली। चलो कोई बात नहीं, बाकी यूट्यूब की भी देखी होंगी एक दो, है ना। प्लीज़ बताइए ना क्लास कैसे लेंगे। क्लास लेने का बता तो दिया मैंने, ऐप से लेंगे। वैसे ऐसे टीचर एकेडमी का ऐप है हमारा, उस पर आप एडमिशन लेंगे, लेकिन मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कॉल करके पूछ लें। बाकी तो मैं अभी उसकी अलग से जो है 2-3 दिन बाद जब आपको बताऊंगा, जब बैच लॉन्च होगा तो उसकी वीडियो अलग से आएगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। यहाँ बात करते हैं, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को कैसे बता सकता है। यानी कि क्लास तो समावेशी है, सारे बच्चे हैं उसमें, लेकिन आप किसी एक योग्यता वर्ग के अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को कैसे पहचानेंगे या उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर भी एक बात बता देता हूँ, इस तरह का प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ये करता है कि यहाँ पर एक ही वर्ग की बात चल रही है। ऐसा ही लग रहा है प्रश्न को पढ़ने के बाद कि यहाँ पे एक वर्ग की बात चल रही है, लेकिन हमेशा आंसर जो देना है वो समावेशी शिक्षा के हिसाब से देना है, सभी बच्चों की भलाई में आंसर देना है। कभी भी एक वर्ग की भलाई में आंसर मत दे देना। जैसे हमारा देश है, अब जैसे मोदी जी हैं या कोई भी नेता है, तो वो किसी एक धर्म की भलाई के लिए अगर भाषण देगा ना, तो बाकी के लोग जो है उसको वोट नहीं देंगे, है ना, तो इससे उसकी जो है सत्ता खराब हो जाएगी। तो वो हमेशा क्या करता है, ऐसी बातें करता है कि सबकी भलाई हो। तो सेम वही काम करना है आपको भी एज अ टीचर। आपको भले ही प्रश्न जो पूछा जाए वो एक कैटेगरी के बारे में पूछा जाए कि प्रताड़ित बच्चे, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको क्लास में कैसे संबोधित करोगे, लेकिन आंसर आपको समावेशी शिक्षा के हिसाब से देना है जिसमें सबकी भलाई हो रही है। ये बहुत
ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब समझदार वाला, है ना। अब देखेंगे, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करेंगे और रटेंगे। रटना तो वैसे भी निगेटिव होता है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए केवल एक तरीके का उपयोग करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी कक्षा समावेशी है और बहुत सारे बच्चे हैं, तो केवल एक तरीका काम नहीं चलेगा, हमें विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। अत्यधिक लिखित कार्य देना और उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने के लिए। नकल करना भी गलत होता है, हर बच्चे को अपना तरीके से काम करने दो, नकल करना निगेटिव है। प्रत्येक विद्यार्थी के, देखो, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यानी यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि हर बच्चे का मजबूत पक्ष क्या है वो भी जानेंगे, उस बच्चे की कमजोरी क्या है वो भी जानेंगे, और फिर उसी का विश्लेषण करने के बाद उनके लिए हम उद्देश्य बनाएंगे या आगे का फ्यूचर का उनका पूरा सिलेबस बनाएंगे कि आगे उनको कैसे कैसे पढ़ाना है। लेकिन बात यहाँ पे सारे विद्यार्थियों की हुई है, देखो ध्यान से। तो आंसर देते समय हमेशा ये याद रखना है कि सारे बच्चों का फायदा होना चाहिए, किसी एक का नहीं। समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस लिखो, बोलो जल्दी से। अब देखो अगला अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन पर बल देकर, दूसरा है अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, तीसरा ऑप्शन है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, और फोर्थ है विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग लिखिए आंसर, जल्दी लिखो। और 800 लाइक्स हमारे होने वाले हैं, तो बताओ जल्दी से कौन करेगा 800 लाइक। 2-3 लाइक बच रहे हैं, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाओ जिसने नहीं किया, जल्दी से। हाँ जी, बैच लेना है सर, वो मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा, है ना, जुड़े रहो साथ में क्लास में, पता चल जाएगा आपको। सर आपकी क्लास हमें नहीं मिली, यूट्यूब पर आज आज आई है, मधु वर्मा। भाई देखो ये तो मेरे हाथ में नहीं होता, यूट्यूब पे मेरा काम है केवल वीडियो डाल देना। अब यूट्यूब किस किस को दिखा रहा है, कहाँ कहाँ वीडियो जा रही है, वो मेरे हाथ में नहीं होता। तो ये मेरी गलती नहीं है कि मैं आपको नहीं मिल पाया, है ना। लेकिन इसमें आप लोग जो हैं इस समय पे वो दूसरों का सपोर्ट कर सकते हैं, कि आप दूसरों को बता सकते हैं। आपके जानने में कोई अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है, आपका मान लो कज़न है, दोस्त है, भाई है, तो उनको आप बता सकते हैं। ऐसे ही होता है भाई, आप लोग ही बताएंगे एक दूसरे को, मैं तो सबके घर जाके बता भी नहीं पाऊंगा, है ना। मेरा काम तो सिर्फ इतना ही है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल देनी है, बताएंगे तो आप ही एक दूसरे को, तभी शेयर करेंगे तो। आपको किसी ने शेयर कर दिया होता तो आपको जल्दी मिल जाता चैनल। चलो कोई बात नहीं। मुझे तो इस बार स्कूटी चाहिए, नीतू जी बोल रही हैं, मिल जाएगी जी, बस आप पढ़ाई मेहनत से करो। इस बार सेमिनार में इंशाल्लाह मैं आऊँगी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने आपकी क्लास के बारे में बताया और बोला बस इनका क्लास करो, देखो रिया जी बोल रही हैं। ऐसे ही ये होते हैं असली दोस्त। लेकिन कुछ लोग, कुछ दोस्त जो है वो जलनखोर भी होते हैं वो खुद पढ़ लेते हैं और दोस्त को नहीं बताते, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। वो बताते नहीं है, उनको लगता है कि ये पढ़ लेगा तो ये पास ना हो जाए, बट ऐसा गलत है सोचना, बताना चाहिए एक दूसरे को, है ना। पास फेल तो अपनी मेहनत से होता है। सर जी मेरा क्या होगा, बहुत टेंशन में हूँ, मेरे 85 नंबर आए थे। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 85 आपके आगे हैं, 90 पे पास होते हैं, 5 नंबर नहीं बढ़ा पाओगे क्या आप, है ना। इस बार तो आपके 100+ नंबर आराम से वैसे ही चले जाएंगे, अगर 85 पे आप हैं करंट इस टाइम पे। 3 महीने हैं अभी हमारे पास, आप टॉपर भी बन सकते हो, तो चिंता मत करो आप, है ना। जो कमियां रह गई थी बस उसको अब इस बार सुधार लेना है। सीटेट में कितने नंबर लाने होते हैं, लाने जो होते हैं वो ओबीसी या SC ST वाले को जो है वो तो 82 नंबर लाने हैं, केवल जनरल वालों को 90 नंबर लाने हैं, है ना। जो और हैं, ओबीसी है, SC है, ST है, ये सब 82 नंबर पास हो जाते। कर दिया है लाइक, बढ़िया। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी नाइस वंदना जी, थैंक यू। हम्म। सर मैंने गारंटी बैच ले लिया है, आपकी सारी क्लास अच्छी हैं, ललित क्या नाम है, लीला। चलो थैंक यू। सीटेट पास के लिए कितने नंबर बता दिए। कहाँ होगा सेमिनार, इस बार सेमिनार मैं सोच रहा हूँ लखनऊ के आसपास करेंगे, ताकि यूपी के बच्चे भी आ जाते हैं वहाँ, बिहार के भी। दिल्ली इस बार रखा था हमने, तो बिहार के बच्चों को बड़ा दूर पड़ गया था थोड़ा सा।
है ना? तो कोशिश करेंगे इस बार लखनऊ के आसपास रखने की, बाकी आप सजेस्ट करेंगे, अभी तो सोचेंगे उसके बारे में, अभी इतनी जल्दी नहीं है ना? वो तो चेंज भी हो सकता है। सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। शेयर कर देती हूँ, अच्छा। 94 नंबर आया था मेरा, शाहिद। बट मुझे 120 चाहिए। वेरी गुड, इस बार आप मेहनत करो। अगर आपका 94 आया तो 120 के 130 भी ला सकते हो, अब तो आप, अब वहाँ तक आपका लेवल पहुँच चुका है। सर आपके साथ साथ सारे टीचर एकेडमी के बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और कुछ? अभी स्टूडेंट की मम्मी को इस बैच के बारे में बताया है। हाँ सही है। क्योंकि इस बार तो देखो, मम्मी को भी बता सकते हैं, चाचा को भी बता सकते हैं, क्योंकि जो पुराने हमारे सर्विस टीचर्स हैं वो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है वो लोग भी पढ़ेंगे ही, है ना? इस बार भी हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो ऑलरेडी टीचर हैं। सर हम भी आपका गारंटी बैच ले लिए हैं, प्रियंका सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिन्होंने नहीं लिया वो ले लेना, अभी 2-3 दिन बाद ऑफर निकलेगा, अभी नहीं है, 2-3 दिन बाद निकलेगा ऑफर, तब ले लेना आप सब लोग। सर मुझे भी इस बार क्लियर करना है, मुझे इस बार जुनून आप लोगों का अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज पहली क्लास कर रहे हैं और आज ही आप लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन दिख रहा है। तो इस बार मुझे लग रहा है इस बार का बैच तगड़ा जाने वाला है। बच्चे इस बार ज़्यादा पास होंगे, क्योंकि मुझे मेहनती बच्चों से बड़ा प्यार है। क्योंकि मैं तो इधर से अपना मेहनत पूरी करूंगा आपको कंटेंट देने की, आपको भी उसको पूरा कवर करना है, तभी आपका रिजल्ट तगड़ा जाएगा, है ना? तो ये दोनों तरफ से ही होता है। सर जी गारंटी बैच के बारे में बता दो। देखो अभी नहीं बता रहा मैं, क्लास के बीच में बताऊंगा तो वो बड़ी क्लास बोर हो जाएगी। अलग से बता दूंगा आपको, अलग वीडियो बनाऊंगा उसकी, 2 दिन और वेट करो। 2 दिन के बाद अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। अभी सीटेट के बारे में जनरल नॉलेज अगर कुछ पूछनी है तो वो आप जान सकते हैं जी। इंग्लिश ऑप्शन दिखने का मौका देना, हाँ ठीक है। मतलब ये वाला ना इंग्लिश का, तो मैं तभी तो मैं साइड में चला जाता हूँ थोड़ी देर बाद, ताकि आप इधर का पढ़ सकें। मुझे भी 100 से ऊपर नंबर चाहिए। अरे 100 वो क्या होते हैं, 130 का टारगेट बनाओ यार। 130 135 का टारगेट बनाओ, ताकि मुझे भी इनाम बांटने में मज़ा आए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इनाम दूं। अब नंबर ही वहां तक नहीं लाओगे तो कैसे दूंगा, है ना? अगर 130 प्लस नंबर लाओगे तो कम से कम आईफोन तो आपको मिलेंगे ही, है ना? और ऊपर आ जाएंगे तो बुलेट, स्कूटी, कार, सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो करो ना मेहनत यार। और ऊपर से आपको देखो कितनी बढ़िया बात है, मैं ही अपने पैसे से आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, और मैं ही आपको पढ़ा भी रहा हूँ कि आप ज़्यादा नंबर लाएं। तो आपको तो बस पढ़ना ही है, आपका दूसरा काम ही नहीं है, केवल पढ़ना ही आपका काम है। तो पढ़ाई मेहनत से करो बस, है ना? अब यहाँ हम क्या कह रहे थे कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी। अभिसारी चिंतन तो एक ही तरीके से काम करता है, ये क्रिएटिव बंदा नहीं होता, है ना? क्रिएटिव बंदे होते हैं अपसारी। अब अपसारी चिंतन को इन्होंने कर दिया हतोत्साहित, यानी मोटिवेट नहीं कर रहे, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, यानी परिप्रेक्ष्य मतलब होता है पर्सपेक्टिव, कि बच्चे अगर अलग अलग आइडियाज ला रहे हैं तो उन आइडियो को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। तो इसी से हमारा क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सृजनात्मकता का मतलब ही यही होता है कि आप कई तरीकों से सोचते हैं, या कई तरीकों से काम कर सकते हैं आप, है ना? तो इसीलिए अनेक तरीकों से काम करना ही मोटिव वो सृजनात्मकता कहलाएगा। विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए मना कर रहे हैं आप। अगर बच्चा चुनौती का सामना नहीं करेगा, मुश्किल सवाल को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी करने का, काम करने का सोचेगा ही नहीं, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे? तो इसलिए उसको हतोत्साहित नहीं करना, ये गलत हो गया आपका। यहाँ जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और डी ऑप्शन है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर।
अच्छा, अभी तक हमारे 1000 लाइक नहीं हुए भाई, होने वाले हैं लेकिन। तो जरा बताओ कौन करेगा 1000 लाइक। जरा कमेंट को एक बार नीचे करके लाइक बटन दबाओ, जिसने नहीं दबाया जल्दी से। 1000 लाइक पूरे करो फटाफट से। सर मुझे तो 135 नंबर लाना है सर, बताइए क्या करना पड़ेगा। भाई जो गारंटी बैच है ना, उसमें जितनी क्लासेस होंगी वो कंप्लीट क्लास देख लेना, और जितने उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे मॉक टेस्ट के तौर पे, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, 135 नंबर आ जाएंगे आराम से। जिस बंदे ने कंप्लीट कवर कर लिया ना कंटेंट को, उसके 135, इस बार 139 नंबर आए थे। एक एक लड़के के 139 नंबर आए थे, उसने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है। गारंटी बैच में जितनी क्लासेस हुई थी उसने एक भी मिस नहीं की, और जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे, क्वेश्चन पेपर भी देते हैं हम लास्ट में, वो सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको, खुद से एक बार सॉल्व करने हैं, बस इतना ही होता है। उसके अलावा आप 135 प्लस आराम से चले जाएंगे। मैंने आपको फ़ोन नंबर दे दिए हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स आपको बता देंगे, हमारी टीम पूरी आपके कॉल उठाती है। अगर नहीं मिला नंबर तो एक बार मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल लगा लो, ये सारे नंबर हमारी एकेडमी के ही हैं। और सुबह में 8 बजे से एकेडमी ओपन हो जाती है। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं चाहें तो आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। या सुबह सुबह कर लेना 8 बजे के बाद। चलो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेगा, यानी आपको पॉजिटिव चीज़ें सिखाएगा। तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दो। गलत। सार्थक सिखाने का मतलब परीक्षा लेना नहीं होता, सार्थक सिखाने का मतलब होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, बच्चा करके सीखे, है ना। अवधारणा समझ में आनी चाहिए, ना कि क्वेश्चंस रटेगा बच्चा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। अब आप कहेंगे तो अच्छी चीज़ है, नहीं है अच्छी चीज़। पुरस्कार नहीं बढ़ाने आपको, बच्चे को मोटिवेट करना अलग बात होती है। पुरस्कार देना मतलब बच्चे को लालची बनाना। आप बच्चे में बाह्य भी प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, इसलिए पुरस्कार देना, इनाम देना, पुनर्बलन देना, ये नेगेटिव रहेगा। पूरे सीटेट में याद रखना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी बात पुरस्कार की या इनाम की आएगी वो गलत है, ठीक है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, केवल एक ही विधि, वो भी खराब। व्याख्यान विधि बड़े बच्चों के लिए चलती है हाई स्कूल इंटर के बाद, छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड नहीं चलता। छोटे बच्चे करके सीखते हैं। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी बच्चे के कंटेंट को बिल्कुल उनकी उम्र के हिसाब से बनाना है, और बच्चे के जितने भी क्षेत्र हैं वो संपूर्ण रूप से कवर हों, यानी एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी, है ना। तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाएंगे तो यही सार्थक अधिगम कहलाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो रहा है भाई यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। और डी ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी कि समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो कौन सा सही लग रहा है भाई, बताओ आप जल्दी से फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी सर, आपका गारंटी बैच तो कब से चालू है, हो गया है। तभी जो न्यू एडमिशन लेने वापस से पढ़ाएंगे क्या स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, पहले भी बैच चल रहा है उसको भी चलने देंगे। जो नए बच्चे अब एडमिशन लेंगे उनको शुरू से पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आधे से पढ़ाएंगे, अब नया बैच स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही पढ़ाया जाएगा, जाहिर है। आप जो इनाम देते हैं सर वो क्या है। अरे लगता है अभी अभी लाइव आए हैं भाई बता दो इनको यार, मैं दोबारा दोबारा नहीं बताना चाहता। तो क्या इनाम देते हैं बच्चे, आप लोग ही बता दो इनको। इन्होंने बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या रणनीति का उदाहरण है, यानी सबसे बढ़िया विधि कौन सी है ये पूछ रहे हैं। समाधान के मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देंगे, गलत। देखो अब इसका मतलब समझो, आपने किसी प्रश्न को सॉल्व किया और उसका जो उत्तर आया, उसको उसको आपने चेक ही नहीं किया कि उत्तर सही था या गलत। जब हम गणित का कोई सवाल सॉल्व करते हैं और हमारा जो उत्तर आता है, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं ना कि भाई हमारा जो उत्तर आया वो सही आया है गलत आया है।
कभी आपने सॉल्व तो कर दिया, चेक करा नहीं कि सही आया नहीं आया, तो ये तो गड़बड़ होगी। क्रियात्मक अनम्यता यानी एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये भी गलत है। यानी आप जो है जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें केवल पुराना तरीका, एक ही तरीका लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे। जबकि हम ये चाहते हैं कि समस्या को सॉल्व करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल हो, बच्चा क्रिएटिव बने, बच्चा नए नए आइडियाज लेके आए। प्रक्रियात्मक निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम, ये भी देखो यहाँ भी आप समस्या के केवल एक पहलू की जांच कर रहे हैं, बाकी चीजें देख ही नहीं पा रहे, तो ये भी सही से सॉल्व नहीं हो पाएगी। साधन लक्ष्य विश्लेषण का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना, अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर लेना। जैसे आपको बहुत सारे काम, मतलब एक, जैसे मैं ये कहूँ, आपको जो है एक चैप्टर याद करने के लिए दिया गया और वो चैप्टर 10 पेज का है, तो आप 10 पेज एक साथ याद नहीं कर सकते, ये आपके लिए बड़ी समस्या है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड कर दो कि मैं 2 पेज सुबह में याद करूंगा, 2 शाम को, 2 दोपहर को, और फिर 5 2 जो है अगले दिन कर लूंगा। तो ये आपने उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और फिर एक एक टुकड़े को सॉल्व कर लिया, तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। और ये दुनिया के हर एक काम पे लागू होता है। अगर आप घर में भी कोई काम कर रहे हो ना, तो उसको भी समस्या अगर बड़ी है, बड़ा काम है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटे टुकड़ों में बांट के सॉल्व करने का जो तरीका है वो कहलाता है साधन लक्ष्य विश्लेषण। ये समस्या समाधान की एक विधि है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही जाएगा। अभी तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, आगे भी सिखाऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा। और फोर्थ है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में लिखेंगे। जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, 1000 लाइक पूरे करो जल्दी फटाफट से। 1000 लाइक में भी थोड़े से कम है, तो जिसने नहीं किया कमेंट को नीचे करके जल्दी से कर दो। और अब हमारी डेली लाइव क्लास शाम को 7 बजे ही होगी, तो टाइम नोट कर लो। और अब बहुत तगड़ी तगड़ी क्लास आने वाली है, मतलब इम्पोर्टेंट वाली। छाँट छाँट के इम्पोर्टेंट कंटेंट दूंगा आपको। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होने वाली हैं। तो आप शाम को 7 बजे डेली लाइव जुड़ेंगे यूट्यूब पे। बैच में भी पढ़ते रहेंगे, गारंटी बैच में भी पढ़ेंगे, इधर भी पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बैच में पढ़ रहे हैं इधर छोड़ दिया, यूट्यूब पे भी इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी प्रणाली नहीं है? तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है दिमाग में जो आपके सूझ है, जिसको अकल कहते हैं ना आम भाषा में, अकल लगाओ भाई थोड़ी सी इसमें, तो उसको हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। तो बच्चे को थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात हो गई। प्रयोग करना, इसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा, ये भी ठीक है। संवाद यानी कि चर्चा, संवाद का मतलब होता है डिस्कशन करना, और परिचर्चा भी सेम ही है, ये भी अच्छी चीज़ है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, आप नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बच्चा केवल दोहराए जा रहा है एक ही चीज़ को, तो ये निगेटिव है। केवल दोहराए जाने से बच्चा नया काम नहीं सीखेगा, नई चीज़ नहीं आएगी दिमाग में, तो दोहराना गलत होता है। नया एक्सपेरिमेंट करवाओ, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जा रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे क्लास फिनिश होती है आपकी। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और कुछ पूछना है तो कमेंट आपकी चल रही हैं, जल्दी से पूछ लो। बाकी अगर आपको बैच लेना है तो 3-4 दिन बाद जो है नया बैच चालू हो जाएगा। एडमिशन अगर आपको लेना है तो ये नंबर हैं एकेडमी के, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके एडमिशन आप ले सकते हैं, तो कर लो कॉल। और ऐप डाउनलोड कर लेना, एस टीचर अकेडमी नाम से चैनल प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको, तो प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो एस टीचर अकेडमी का। ठीक है, कुछ और पूछना है? हाँ, गारंटी बैच। रेशमी, ओबीसी से आप हैं, 89 नंबर आया है, क्वालिफाइड हूँ कि नहीं हूँ? हाँ, क्वालिफाइड है। सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी यहाँ, सारे सब्जेक्ट की होगी।
बताओ फीस कितनी है, वो अभी आपको बता देंगे जब आप कॉल करेंगे ना, तो हमारी टीम आपको पूरी बातें समझा देंगी सारी की सारी, ठीक है। बाकी तो ये है कि अभी मैं आपको 2-3 दिन बाद बैच जब नया लॉन्च होगा तो उसमें मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं आपको डिटेल समझा दूंगा सारी की सारी, ठीक है। आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर जी मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास हूँ और सितंबर 2026 में भी दे रहा हूँ। 3.0 बैच में एडमिशन लिया था, वाह बहुत बढ़िया, दोनों पेपर आपके क्लियर हो गए हैं पिछले बैच में पढ़ के, लेकिन आप दोबारा दे रहे हैं, ये आपकी किस मतलब आपकी इच्छा है, देखो तो कोई बात थोड़ी। एक एक करके कमेंट करो। मेरे सब सही हुए हैं, वाह क्या बात है। सर आईफोन में नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है, ऐप नहीं चल रहा, आईफोन का ऐप अलग है, एप्पल स्टोर पे मिलेगा, चलेगा बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट की क्लास होगी क्या, होगी तो सारे सब्जेक्ट की, लेकिन यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता उस लेवल का जो बैच में होता है। यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिस जो ज़्यादा नंबर वाली चीज़ें हैं, ट्रिक्स वगैरह, मैराथन वगैरह, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंटेंट आता है, लेकिन जो फुल फ्लैश कंप्लीट सिलेबस होता है गारंटी के हिसाब से टॉपर बनने वाला, वो बैच में ही हो पाता है। यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो इतना सा फ़र्क है, बाकी पढ़ तो आप यूट्यूब से भी सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूट्यूब पे ही आती हैं। डाउनलोड किया है सर, ठीक है। चलो ठीक है फिर, कम ख़त्म, कल मिलेंगे। सर जी खाली नोट्स लेना है, उसकी फ़ीस कितनी होगी, नोट्स की भी आपको दिख जाएगा ऐप में, नोट्स का फोल्डर अलग है, वहीं दिख जाएगी आपको फ़ीस भी। पर नोट्स लेने में क्या फ़ायदा, नोट्स तो ऐप में फ्री, बैच में तो फ्री नोट्स मिल जाते हैं आपको, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, बैच लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है। आईफोन में 404 एरर आ रहा है। अच्छा, क्या पता आईफोन में ही आपके कोई सेटिंग ख़राब हो, चलो मैं देख लूँगा, स्क्रीनशॉट भेज देना है ना, नंबर पे किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक करवा दूंगा। सर जी मैंने गारंटी बैच लिया हूँ अहमद, की बात है। कुछ ट्रिक्स बताइए मुझे सीटेट निकालना, कुछ क्या, अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी तो चैनल से जुड़े रहो, ट्रिक्स तो आपकी बहुत कुछ आएंगी, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास फिनिश, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया करो, तभी नए बच्चों तक पहुंचेगी, वरना नए बच्चे फिर बाद में आते हैं, वो कहेंगे कहाँ थे आप सर जी, हमें नहीं मिल पाए, हम पास नहीं हो पाए, तो शेयर कर दिया करो, किसी का तो भला होगा आपके शेयर से, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट।